अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, ठीक है, थैंक यू। वैसे तो आप लोगों की स्ट्रेंथ कम है, लेकिन हम मज़ीद इंतज़ार नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि सेशन रिकॉर्ड हो रहा है और बच्चे देख लेंगे बाद में जो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। ओके, कल हमने बात करना शुरू की थी। हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से जो है वो मॉसफेट काम करता है, ठीक है? और फिर हम ने कुछ उसके न्यूमेरिकल्स देखे, ठीक है? हमने कुछ बायसिंग टेक्निक्स के न्यूमेरिकल्स देखे और फिर हम अल्टीमेटली हमने जब उसको एनालाइज किया तो उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हमारे पास जो है वो ट्रांजिस्टर में बेसिकली 3 मोड्स होते हैं, ठीक है? एक आपके पास होता है कट ऑफ मोड, एक होता है आपके पास सैचुरेशन मोड और एक होता है आपके पास ट्रायोड मोड, ठीक है? हम मॉसफेट की बात कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद हमने ये बात डिस्कस की कि भई जब भी हमें ट्रांजिस्टर को, ठीक है, एज़ अ एम्पलीफायर यूज़ करना है, सही है? हम मॉसफेट्स और बीजेटीज़ को ज़्यादातर वैसे तो हम फॉर स्विचिंग भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन जब हम उसे एक एप्लीकेशन उसकी एम्पलीफिकेशन भी है, ठीक है? जो कि बहुत वाइडली यूज़ होती है, ठीक है? तो हमने कहा कि भई अगर हमें मॉसफेट को एज़ अ एम्पलीफायर यूज़ करना है, ठीक है? तो हमें उसे सैचुरेशन रीजन में यूज़ करना होगा, ठीक है? हमें उसे सैचुरेशन रीजन में यूज़ करना होगा और सैचुरेशन रीजन्स में यूज़ करने में हमारे पास जो उसका बिहेवियर आएगा, ठीक है? वो नॉन लीनियर बिहेवियर होगा, ठीक है? अच्छा जी, अभी तीनों मोड्स के जो ग्राफ हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है? फ़िलहाल ये बात क्लियर है कि अगर जब भी हम एम्प्लीफिकेशन की बात कर रहे हैं तो वी आर डिस्कसिंग दैट हम उसको ये बात ऑब्वियस है कि अगर एम्प्लीफिकेशन हो रही है तो ट्रांजिस्टर किस मोड में यूज़ हो रहा है? ट्रांजिस्टर आपके सैचुरेशन मोड में यूज़ हो रहा है, ठीक है? अच्छा जी। फिर हमने देखा कि भई मॉसफेट को जितना अभी तक हमने पढ़ा तो हमने उसे एनालाइज़ किया है कि भई हमारा जो मॉसफेट है वो बेसिकली वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स होती है, ठीक है? वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स का मकसद क्या है कि हम इनपुट के वोल्टेजेस से आउटपुट का करंट कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है? हम वीजीएस से इनपुट के वोल्टेजेस से वीजीएस से आउटपुट का करंट दैट इज़ ड्रेन करंट आईडी हम आउटपुट कहाँ से ले रहे होते हैं? ड्रेन से, ठीक है? तो हम इनपुट के वोल्टेजेस से वीजीएस से क्या कंट्रोल कर रहे होते हैं? हम आउटपुट का करंट कंट्रोल कर रहे होते हैं दैट इज़ आईडी, ठीक है? तो इसलिए हम कहा जाता है कि आपके जो मॉसफेट्स हैं दे आर बेसिकली वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ठीक है? और जब हम वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब हमारे पास इनपुट पे क्या है? वोल्टेजेस हैं, आउटपुट पे क्या है? करंट है, ठीक है? तो इस मोड में अगर हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है? तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, ठीक है? इसको अगर हमारे पास जब हमारे पास इनपुट पे वोल्टेजेस हो और आउटपुट पे हमारे पास करंट हो, तो हम इसको कहा जाता है ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, ठीक है? अब बात ये है कि हमारा मकसद क्या होता है, हम बनाना चाहते हैं इसको वोल्टेज एम्पलीफायर, ठीक है? अब हम इसको वोल्टेज एम्पलीफायर कैसे बनाएँ? वोल्टेज एम्पलीफायर बनाने के लिए हमारे पास सिंपल सा तरीका है। हम ये कहते हैं कि भई हम अपने जो आपके पास ड्रेन है, जिसका करंट आप मेज़र कर रहे हो बेसिकली आउटपुट पे, वहाँ पे एक अदद रेज़िस्टर लगा देते हैं हम, ठीक है? अगर हम वहाँ पे रेज़िस्टर लगा देंगे तो हम अल्टीमेटली हमें उस रजिस्टर के थ्रू क्या मिलने लगेगा? वोल्टेजेस मिलने लगेंगे, ठीक है? रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा तो हमें आउटपुट पे वोल्टेजेस मिलने लगेंगी, ठीक है? तो जो हम ड्रेन पे रजिस्टर लगाते हैं उसको कहा जाता है दैट इज़ आरडी उसको कहा जाता है लोड रेजिस्टेंस, ठीक है? उस लोड रेजिस्टेंस से फ़ायदा क्या होता है कि हमें आउटपुट पे वोल्टेजेस मिलने लगते हैं, ठीक है? और अल्टीमेटली फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, फिर हम इसको ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर से वोल्टेज एम्पलीफायर में कन्वर्ट कर सकते हैं।
सही है। एज यू कैन सी हियर हमने क्या किया, हमने इनपुट पे आउटपुट पे क्या लगा दिया है, ड्रेन पे एक अदद रेजिस्टर लगा दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब मैं अगर ये पूछूं कि भाई यहाँ पे क्या आउटपुट वोल्टेजेस क्या आ रहे होंगे, वीडीएस क्या आ रहा होगा, तो हम ये कहते हैं कि भाई जो भी वीडीडी है, सोर्स वोल्टेजेस था, उसमें से इसका ड्रॉप माइनस हो रहा होगा, और जो बचेगा इस रजिस्टर का ड्रॉप माइनस हो रहा होगा, और जो बचेगा वो वीडीएस आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम आउटपुट की वीडीएस की इक्वेशन देखें तो वो क्या बनेगी, वो बनेगी वीडीडी माइनस आई डी आर डी, ठीक है। वीडीडी क्या है आपके पास, जो सोर्स वोल्टेजेस आपने दिए हुए, सप्लाई पावर सप्लाई दी हुई है वो वीडीडी, उसमें से आप रजिस्टर का ड्रॉप दैट इज आईडी आरडी माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, वीडीएस आ जाएगा, जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेजेस होंगे, दैट इज बेसिकली आउटपुट वोल्टेजेस, ठीक है। तो इस रजिस्टर के थ्रू क्या हुआ, इस रजिस्टर के थ्रू हमें आउटपुट पे वोल्टेजेस मिलने लगे। नाउ वी कैन से दैट वी हैव अ वोल्टेज, वी हैव अ वोल्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। साधन आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नो मैम। अच्छा ओके, यू अनम्यूटेड योर माइक, सो मुझे लगा ओके। उसके बाद हम क्या देखते हैं, हम इसके वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से देखते हैं, अब हम इसके इनपुट वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली कहते हैं हम इनपुट एंड आउटपुट के वोल्टेजेस का रिलेशनशिप, ठीक है। हम ग्राफिकली देखते हैं कि भाई जब इनपुट पे वोल्टेजेस बढ़ेंगे, ठीक है, इनपुट पे जब वीजीएस बढ़ेगा, इनपुट क्या है हमारा, गेट, सही है, गेट को हम एज ए इनपुट ले रहे होते हैं, और आउटपुट कहाँ से ले रहे होते हैं, ड्रेन से, ठीक है, और सोर्स को हमने ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन योर इनपुट वोल्टेजेस एंड आउटपुट वोल्टेजेस, ठीक है। जब हमने इसको वोल्टेज एम्पलीफायर बना लिया, अब हम इसकी वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि इनपुट वोल्टेजेस के चेंज होने से आउटपुट वोल्टेजेस पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इसको हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। अब ये ग्राफ देखो, इस पे एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या प्लॉट किया हुआ है, वीजीएस, ठीक है, एक्स एक्सिस पे वीजीएस प्लॉट किया हुआ है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे आपके पास क्या प्लॉट किया हुआ है, वाई एक्सिस पे आपके पास प्लॉट किया हुआ है वीडीएस, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस इज योर इनपुट एंड वाई एक्सिस योर आउटपुट, ठीक है। हुआ क्या, जब आपके पास VGS जीरो था, ठीक है, इनपुट वोल्टेजेस जीरो थे, उस वक्त आपके पास आउटपुट पे क्या आ रहा था, आउटपुट पे मैक्सिमम वोल्टेजेस आए थे, दैट इज VDD, ठीक है। VDD जो सप्लाई वोल्टेजेस आपने अल्टीमेटली यहाँ पे दिए हुए, ठीक है। इस फिगर में देखो, सर्किट में देखो, जो सप्लाई वोल्टेजेस आपने दिए हुए वो मैक्सिमम, जब इनपुट पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, VGS जीरो है, ठीक है, तो आपका ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर आपका बंद है, ऑफ है, क्योंकि ट्रांजिस्टर कब ऑन होता है, जब उसको थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस मिलते हैं, जब उसे VT मिलता है, ठीक है। जब ट्रांजिस्टर को VT थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस मिलते हैं, जब ट्रांजिस्टर मॉसफेट जो है वो उस वक्त ऑन होता है, ठीक है। जब हमारे पास VGS जीरो है, हमारे पास इनपुट पे कोई भी वोल्टेजेस मौजूद नहीं है, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा होगा, ट्रांजिस्टर बंद हो रहा, ट्रांजिस्टर बंद होगा, इसका मतलब हमारा उस वक्त ID दैट इज करंट, करंट उस वक्त हमारा जीरो होगा, ठीक है। जब हमारे पास करंट जीरो होगा तो जो VDD यहाँ मौजूद है वो मैक्सिमम VDD जो है वो इस रजिस्टर पे कोई ड्रॉप नहीं आ रहा होगा, हमारे पास मैक्सिमम VDD किस आ रहा होगा, आउटपुट पे, सही है। एंड एट दिस सिचुएशन आपका मॉसफेट क्या होगा, आपका मॉसफेट किस रीजन में होगा, आपका मॉसफेट कट ऑफ रीजन में होगा, ठीक है। कब तक कट ऑफ रीजन में रहेगा, जब तक मॉसफेट के इनपुट पे थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस नहीं मिल जाते, ठीक है। जब तक हम इनपुट को बढ़ा बढ़ा के इतना नहीं कर देते कि वो VT तक पहुंच जाए, जब तक आपका ट्रांजिस्टर किस मोड में रहेगा, आपका ट्रांजिस्टर उस वक्त तक कट ऑफ मोड में रहेगा, ठीक है, एज यू कैन सी हियर, सही है। यहाँ पे ये कब कब तक ये जो है वो आपका ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में है, जब तक आपके पास इनपुट पे VT वोल्टेजेस नहीं मिल गए, ठीक है। VT के बाद क्या हुआ, जब VTT वोल्टेजेस मिल गए, ठीक है, थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस मिल गए, उसके बाद आपका क्या हुआ, आपका ट्रांजिस्टर फिर सैचुरेशन मोड में आ गया, ठीक है। अब आपके पास अल्टीमेटली क्या होगा, आपके पास वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू होगा, और आपके पास अल्टीमेटली आउटपुट मिलने लगेगा, VDS पे आउटपुट मिलने लगेगा, ठीक है। जब ट्रांजिस्टर ऑन हो गया,
जाहिर है करंट कुछ, जब ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे कोई ना कोई करंट आएगा, जब यहाँ पे कोई ना कोई करंट आएगा तो अल्टीमेटली आपके पास इस रेजिस्टर पे ड्रॉप होगा, तो अल्टीमेटली आपके पास वोल्टेजेस फिर इस तरीके से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो अच्छा इसको नोटिस करो, दिस इज नॉट लीनियर लाइन, ठीक है। ये आपके पास डिक्रीज होना शुरू होंगे और अल्टीमेटली किस पॉइंट तक डिक्रीज होते रहेंगे, जब तक आपके पास VDS की वैल्यू, VGS की वैल्यू कब तक जो है वो डिक्रीज होंगे, तब तक जब तक आपकी जो आउटपुट के वोल्टेजेस हैं वो किसके बराबर नहीं हो जाते, वो VGS माइनस VT के बराबर नहीं हो जाते, ठीक है। आप इसको इधर देखो, ठीक है। ये कब तक आपके पास सैचुरेशन मोड में रहेगा, ठीक है। कब तक आपके पास ये सैचुरेशन में मोड में रहेगा, जब तक आपके पास आउटपुट वोल्टेजेस किसके बराबर नहीं हो जाते, VGS माइनस VT के बराबर नहीं हो जाते, ठीक है। जब तक आपका ट्रांजिस्टर किस में रहेगा, सैचुरेशन मोड में रहेगा। जैसे ही आपका आउटपुट VGS माइनस VT मतलब VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बराबर हो जाएगा VGS माइनस VT के, उसके बाद जो आपका ट्रांजिस्टर है वो किस मोड में आ जाएगा, उसके बाद आपका ट्रांजिस्टर इस मोड में आ जाएगा, दैट इज ट्रायोड मोड। और आपके पास मजीद स्लोली वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली कहाँ तक ड्रॉप हो जाएंगे, जब तक आपके पास VGS VDD तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये वोल्टेजेस ड्रॉप होने लगेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या हुआ, आपके पास 3 रीजन्स आ गए, ठीक है। आपने देखा कि फ्रॉम 0 टू VT आपके पास कौन सा रीजन था, कट ऑफ रीजन था। उसके बाद फ्रॉम A टू B आपके पास कौन सा रीजन आया, सैचुरेशन रीजन आया। और पॉइंट B के बाद आपके पास कौन सा आ गया, ट्रायोड रीजन आ गया, ठीक है। और फिर हमने देखा कि भाई और हमने ये बात की कि जब भी हम एज अ स्विच यूज करते हैं तो हम उसे कट ऑफ और ट्रायोड मोड में यूज करते हैं, और जब भी हम एज अ एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं तो हमेशा हम उसे सैचुरेशन मोड में यूज करते हैं, दैट इज इन बिटवीन A एंड B, ठीक है। अच्छा, जब हम इसको सैचुरेशन मोड में यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास करंट की इक्वेशन क्या बन जाती है फिर, ओके। करंट की इक्वेशन क्या बन जाती है फिर, हमारे पास करंट की इक्वेशन होती है भाई ID इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हम ऊपर भी देख चुके हैं। ID हमारा बराबर होता है किसके, ID हमारा बराबर हो जाता है हाफ KN इंटू VGS माइनस VT स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस आईडी को ये जो आईडी है सही है, इसको इस इक्वेशन में जो हमने वोल्टेज एम्पलीफायर की इक्वेशन दिखाई थी इसमें पुट करूं तो मेरे पास VDS किसके बराबर हो जाएगा, मेरे पास VDS बराबर हो जाएगा VDD माइनस हाफ KN RD VGS माइनस VT का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास आउटपुट वोल्टेजेस की फाइनल इक्वेशन हो गई, सही है। कि हमारे पास जब एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर हम यूज कर रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर है, वो बराबर है VDD माइनस हाफ KN RD इंटू VGS माइनस VT का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो KN पैरामीटर होता है ये आपको गिवन होता है, ठीक है। थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस भी गिवन होते हैं, सप्लाई वोल्टेजेस भी गिवन होते हैं, ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स में कुछ चीजें अननोन होते हैं, कुछ गिवन होते हैं, तो अल्टीमेटली हम इक्वेशंस को यूज करके निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा भाई अगर हम पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहें, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स का मकसद क्या है कि VGS को आप इस इक्वेशन में VGS को रिप्लेस कर दें किससे, VGS पॉइंट बी से, और VDS को रिप्लेस कर दें VGS B माइनस VT से, ठीक है। तो इस इक्वेशन में अगर मैं इसको रीअरेंज करूं और VGS की जगह कैपिटल VGS B और VDS की जगह कैपिटल VGS B माइनस VT रखूं तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। इसको चाहो तो सिंप्लीफाई करके देख लेना, ड्राइव करके, इट्स अप टू यू। इस इक्वेशन में बेसिकली हमने ये वैल्यूज पुट की हैं और इसको सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन ड्राइव किया है। ये कुछ भी नहीं है, बस इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले हुए हैं कि जब अगर आप पॉइंट बी पे वैल्यू निकालो तो वैल्यू क्या बनेगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने कहा कि भाई हमने ये बात तो कर ली कि ट्रांजिस्टर जो है वो
तीन मोड्स होते हैं, ठीक है, कट ऑफ और सैचुरेशन और ट्रायोड मोड, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि भाई जो सैचुरेशन मोड है बेसिकली ये लीनियर नहीं है, ठीक है, ये नॉन लीनियर है, ठीक है। हमने कहा भाई इससे जो हमारे पास आउटपुट पे एम्पलीफिकेशन आएगी होगी, ठीक है, दैट इज नॉन लीनियर एम्पलीफिकेशन। अब इसको लीनियराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं इसको लीनियराइज करने के लिए। सबसे पहले जो टेक्निक आपके पास डिस्कस की गई है, ठीक है। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, यहाँ तक कोई बात, किसी को कोई इशू है, कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं फिर आगे। ओके, फिर हमने कहा भाई ये इसका बिहेवियर जो है वो हमने देखा है पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये नॉन लीनियर बिहेवियर है, ठीक है। हम इसको लीनियराइज करना चाहते हैं, हम लीनियर आउटपुट जो है वो लेना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके नतीजे में क्या हुआ, हमने कहा भाई हम ऐसा अपने सर्किट में क्या करें कि हमारे पास लीनियर आउटपुट आ जाए। तो उसका सोल्यूशन क्या हुआ, उसका सोल्यूशन ये हुआ कि भाई हम अपने सर्किट में एक क्यू पॉइंट सेलेक्ट कर लें, ठीक है। क्यू पॉइंट सिलेक्ट करने का तरीका क्या है कि भाई मैंने इनपुट में अब एक पावर सप्लाई कनेक्ट, डीसी सप्लाई कनेक्ट कर दी, दैट इज वीजीएस। यहाँ पे देखो अब सप्लाई मैंने कनेक्ट कर दी, ठीक है। पहले हम जो है वो एसी सप्लाई की बात कर रहे थे, अब हमने कहा भाई हमने यहाँ पे एक डीसी। अच्छा हमेशा ये बात याद रखना कि जब भी कैपिटल, मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये बात, कि जब भी कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट हो रहा होता है इसका मतलब हम डीसी वोल्टेजेस की बात कर रहे हैं और डीसी करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब भी स्मॉल लेटर से, अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं जिसका मतलब हम एसी वोल्टेजेस या एसी करंट की बात करें, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा भाई हमने अब यहाँ पे क्यू पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, इसको एक वीजीएस प्रोवाइड कर दिया, एक डीसी सप्लाई प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अब इस डीसी सप्लाई प्रोवाइड करने से के नतीजे में हुआ क्या, इसके नतीजे में हुआ ये कि आपके पास यहाँ पे हमने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया कि भाई इस पॉइंट के, इस क्यू पॉइंट के जिसको हम डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट भी कहते हैं, जिसको क्यूसेंट पॉइंट भी कहते हैं और जिसको बाइस पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इसके अक्रॉस जो है वो एम्पलीफिकेशन करेगा, ठीक है। उसने कहा कि भाई अब वो ये इस पॉइंट के गिर्द इस पॉइंट के अराउंड ही जो है वो आपके पास जो है वो एम्पलीफिकेशन करेगा जब हम यहाँ पे एक डीसी सप्लाई दे देंगे, ठीक है। इस बात को मजीद समझने के लिए मैं एक ग्राफ दिखाती हूँ। हाँ, ये देखो, इस ग्राफ को देखो, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हुआ कि अब हमने क्यू पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखो, ये वही ग्राफ है जो हम वीटीसी वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ देख रहे थे, ठीक है। इसमें ये पॉइंट ए और बी के दरमियान क्या है, सैचुरेशन मोड है, और सैचुरेशन मोड के दरमियान हमने क्या एक क्यू पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। इस क्यू पॉइंट सिलेक्ट करने के नतीजे में हुआ क्या, इस क्यू पॉइंट सिलेक्ट करने के नतीजे में ये हुआ कि अब हमने इसका एक स्मॉल सेक्शन यूज कर लिया, दैट इज, अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये देखो, सही है। अब हमने कहा कि भाई हम इसका ये रीजन यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस क्यू पॉइंट के दरमियान ये रीजन देख रहे हैं, तो अगर मैं सिर्फ इस रीजन को जो है वो एनालाइज करूँ, सिर्फ इसको जिस जहाँ मैंने लाइन बनाई है, तो ये क्या है, ये एक लीनियर लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब इस रीजन में जब मैं क्यू पॉइंट के अराउंड अपना आउटपुट जनरेट करवाऊंगी तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा, इस रीजन में खाली मेरे पास लीनियर आउटपुट आएगा, ठीक है। जब मैं खाली इस रीजन में ऑपरेट कर रही हूँगी, मैंने एक पूरे, समझो पूरे ग्राफ का मैंने एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लिया उस क्यू पॉइंट के जरिए, ठीक है। और उस क्यू पॉइंट के अराउंड हमने कहा कि भाई इस रीजन में हम इस सेक्शन में जो है वो आउटपुट जनरेट करवा रहे हैं, तो वो एक स्मॉल सेक्शन जो है वो क्या है, इटसेल्फ लीनियर है, ठीक है।
अब जब हम इनपुट पे ये जो नीचे देखो हमने क्या दी हुई है, एक ट्रायंगुलर वेव दी हुई है, ठीक है। अब जब इनपुट पे हमने एक ट्रायंगुलर वेव दी तो आउटपुट पे क्या हुई, वो इस क्यू पॉइंट के दरमियान, ये देखो अगर इसको नोटिस करो तो ये इस क्यू पॉइंट के इस लाइन के दरमियान ही आउटपुट आ रहा है एम्पलीफाई होके, ठीक है। इस क्यू पॉइंट के अराउंड ही आपके पास आउटपुट आएगा, दैट इज एम्पलीफाइड आउटपुट, दैट इज योर एम्पलीफाइड आउटपुट, ठीक है। तो इस बात को अगर हम समराइज करें तो इसका इसका मकसद क्या है कि भाई हमें अगर अपने आउटपुट को लीनियराइज करना है, ठीक है, हमें लीनियर एम्प्लीफिकेशन करवानी है, सही है। तो हमने क्या किया, उसके लिए एक सोल्यूशन क्या निकाला कि हमने इनपुट पे एक डीसी सप्लाई दे दी, ठीक है। इनपुट पे हमने एक डीसी सप्लाई कनेक्ट करी, दैट इज वीजीएस, जिसके जरिए हमने अपना डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट सिलेक्ट कर लिया या हमने अपना क्यूसेंट पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। अब उस क्यूसेंट पॉइंट के गिर्द जो है जो भी आउटपुट आएगा वो इटसेल्फ लीनियर होगा, क्योंकि हमने उस क्यू पॉइंट के जरिए एक छोटा सा सेक्शन जो है पूरे सैचुरेशन रीजन का एक छोटा सा सेगमेंट कंसिडर कर लिया, और वो सेगमेंट क्या है, इटसेल्फ वो लीनियर सेगमेंट है, ठीक है। जितना स्मॉल सेगमेंट होगा उतना ज़्यादा लीनियर, बेहतर लीनियर आउटपुट आएगा आपके पास, ठीक है। उतना ज़्यादा अच्छा आउटपुट आएगा आपके पास, सही है। एक्यूरेट ट्रायंगुलर वेव आएगी आउटपुट पे, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनी, आप इसकी इक्वेशन ये बनी कि भाई आपका VDS जब आपने इनपुट पे डीसी सप्लाई देख ली तो अब डीसी आउटपुट आएगा, और डीसी आउटपुट आपके पास किसके बराबर होगा, VDD माइनस हाफ KN/RD VGS माइनस VT। देखो ये इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर है इस इक्वेशन के, बस यहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन 5.32 देखो, यहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ AC बात कर रहे थे, स्मॉल VDS और स्मॉल VGS था, और यहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ DC बात करें क्योंकि हमने अब DC सप्लाई कनेक्ट करी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इनपुट पे इस डीसी सप्लाई के साथ अपना सिग्नल देना चाह रहे हैं, जिस सिग्नल को हम एम्पलीफाई करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, दैट इज स्मॉल VGS, सही है। वो एनालॉग सिग्नल होगा ना भाई, साइन वेव है या ट्रायंगुलर वेव है, ये क्या है, ये एनालॉग वेव है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक AC वेव दे रही हूँ तो मेरे पास अब इनपुट जो है वो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा DC सप्लाई और AC सप्लाई के, एज यू कैन सी हेयर, इस इमेज में देखो, इस सर्किट में देखो, आपके पास इनपुट पे एक AC सप्लाई भी मौजूद है जो कि बेसिकली ट्रायंगुलर वेव, इस केस में ट्रायंगुलर वेव प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और बाइसिंग के लिए एक DC सप्लाई भी मौजूद है दैट इज कैपिटल VGS, ठीक है। अब हमारे पास इनपुट पे दोनों चीज़ें मौजूद हैं, हमारे पास AC सिग्नल भी मौजूद है और हमारे पास DC सिग्नल भी मौजूद है, लेकिन ये ऑपरेशन किसके लिए, ये ऑपरेशन है स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन के लिए, ठीक है। जब हमारे पास VGS जो हमारे पास AC सिग्नल है, जो हमारे पास ट्रायंगुलर वेव है या साइन वेव जो आप यूज़ करो, जब इसकी एम्पलीट्यूड स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन के लिए बात कर रहे हैं, और इस केस में हमारे पास जो इनपुट का जो आप एनालॉग AC वेव दे रहे हो, ठीक है, जो आइदर वो ट्रायंगुलर हो, स्क्वायर हो या साइन हो, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में आपके पास इनपुट पे इस तरीके से आउटपुट, स्मॉल सिग्नल देने पे इस तरीके से आउटपुट आपके पास एम्पलीफाई होके आ रहा होता है, ठीक है। नीचे जो बना हुआ है दैट इज योर इनपुट, और ये जो ऊपर दिखाया हुआ है आपको दैट इज योर आउटपुट। यू कैन सी कि आपके पास इनपुट का एम्पलीट्यूड कम है, आउटपुट का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसका मतलब ये एम्पलीफायड आउटपुट आपके पास आ रहा है, सही है। अच्छा जी उसके बाद अब इसकी गेन की इक्वेशन देखते हैं कि भाई गेन की इक्वेशन किस तरीके से आई। गेन की इक्वेशन मालूम करने के लिए इन्होंने डेरिवेटिव लिया हुआ है इस इक्वेशन का, इक्वेशन 5.32 का, इस इक्वेशन का, दैट इज हियर, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया हुआ है VDS का विद रिस्पेक्ट टू VGS, ठीक है, और VGS की वैल्यू को कैपिटल VGS से रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है, एज यू कैन सी हियर, सही है। जब इसको इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5.
3 2 को हम डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू VGS, तो आपके पास क्या बचेगा, पहली वाली टर्म, ये जो टर्म आएगी, सही है, ये क्या है, ये DC टर्म है, ये 0 हो जाएगी, इसमें VGS का कोई कंपोनेंट मौजूद नहीं है। इक्वेशन 3 2 की बात कर रही हूँ मैं, ये ठीक है, ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपके पास सिर्फ ये टर्म बचेगी, और ये टर्म मजीद जो है जब आपके पास डेरिवेट होगी, तो ये जो स्क्वायर्ड पावर है, ये डेरिवेटिव में क्या हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। जब ये पावर यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगी तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पावर 1 बचेगी। स्मॉल VGS की जगह एज यू कैन सी यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको स्मॉल VGS की जगह कैपिटल VGS पुट करना है। जब आप स्मॉल VGS की जगह कैपिटल VGS पुट करोगे तो अल्टीमेटली आपके पास गेन की इक्वेशन क्या बनी, गेन की इक्वेशन बनी -KN इंटू VGS माइनस VT RD, ठीक है। ये बेसिकली इस इक्वेशन को डेरिवेट करके, इस इक्वेशन को डेरिवेट करके विद रिस्पेक्ट टू VGS आपके पास गेन कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा क्योंकि DC कंपोनेंट है, VDD क्या है, एक DC वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट को जब डेरिवेट करते हैं तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। और ये वाला फैक्टर जब डेरिवेट होगा तो आपके पास अल्टीमेटली क्या बचेगा, KN इंटू VGS माइनस VT RD, ठीक है। और साथ में नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको पता है, आप पहले भी BJTs में ये पढ़ चुके हो कि दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स कि आपका जो आउटपुट आएगा वो उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा, ठीक है। मतलब आपके पास इनपुट और आउटपुट में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है। आपके पास जो आउटपुट होगा वो इन्वर्टेड होगा, ठीक है। और आपको पता है VGS माइनस VT किसके बराबर होता है, ये हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, VGS माइनस VT बराबर होता है V ओवर ड्राइव वोल्टेजेस के। तो गेन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, AV इज इक्वल्स टू माइनस KN V ओवर ड्राइव मल्टीप्लाई बाय RD, ठीक है। डिपेंड्स कि आपके पास जब जिस चीज की वैल्यू दी हुई होगी आप उसके हिसाब से इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन गेन के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। मजीद आपके पास इन टर्म्स ऑफ करंट ड्राइव की भी है गेन की इक्वेशन। करंट आपको पता है किसके बराबर है, करंट बराबर होता है ID इज इक्वल्स टू हाफ KN प्राइम V ओवर ड्राइव स्क्वायर के, ठीक है। इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 5.37 में, तो आपके पास सिंप्लीफाई होकर अल्टीमेटली AV किसके बराबर हो जाएगा, AV बराबर हो जाएगा माइनस ID RD डिवाइड बाय V ओवर ड्राइव डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इट्स डिपेंड्स कि आप इन टर्म्स ऑफ करंट यूज करना चाह रहे हो या इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस यूज करना चाह रहे हो। गेन की दोनों इक्वेशन वैलिड है, ठीक है। जब आपके पास वोल्टेजेस गिवन हो तो आप ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हो, जब आपके पास करंट गिवन हो तो आप ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हो। दोनों इक्वेशन से आउटपुट सेम ही आएगा, गेन आपका जाहिर है कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द केस फॉर वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, ठीक है। और इसके दो पॉइंट जो यहाँ पे बताए हुए हैं कि हमने जो नोटिस किया है इस पूरी डेरिवेशन के बाद, इसको पूरा एनालाइज करने के बाद, पहला पॉइंट जो हमने नोटिस किया वो क्या है, दैट इज कि आपका इनपुट और आउटपुट में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास नेगेटिव साइन आ रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग कि आपके पास फेज शिफ्ट आएगा, ठीक है। सेकेंडली हमने ये देखा कि भाई गेन जो है वो बेसिकली किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। इस इक्वेशन को देखो, गेन आपके पास किस किस चीज़ों पे डिपेंडेंट है, गेन आपके पास डिपेंडेंट है KN पे, RD पे, लोड रेजिस्टेंस पे, और V ओवर ड्राइव वोल्टेजेस पे, ठीक है। तो इन तीनों फैक्टर्स को हम चेंज करके हम गेन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब इन तीनों फैक्टर्स में से हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, भाई KN तो कांस्टेंट पैरामीटर होता है जो आपके पास गिवन होता है, मैन्युफैक्चरर देता है आपको, इसका मतलब KN तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, आप लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कंट्रोल कर सकते हो, और आप V ओवर ड्राइव की वैल्यू कंट्रोल कर सकते हो। V ओवर ड्राइव की वैल्यू भी कैसे कंट्रोल कर सकते हो, भाई VT तो कांस्टेंट होता है लेकिन VGS आप आपके हाथ में है, ठीक है। तो इसका मतलब जो कंट्रोलिंग पैरामीटर है वो बेसिकली दो कंट्रोलिंग पैरामीटर हैं, एक इनपुट वोल्टेजेस और दूसरा लोड रेजिस्टेंस, जिसके थ्रू हम अपना गेन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई।
यहाँ तक किसी को कोई इशू? एनीवन, कोई सवाल? ओके, कितने पार्टिसिपेंट हैं हमारे पास? ओके, अच्छा जी। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली, इसका हमने ये इसका एसेंस था कि हमने नॉन लीनियर एम्प्लीफिकेशन से इसको लीनियराइज कर लिया, ठीक है। हमने उसको बायसिंग टेक्निक से लीनियराइज कर लिया, ठीक है। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है, इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि भाई ये जो वीजीएस की वैल्यू होती है ना, बायसिंग टेक्निक, ये जो हमने फिक्स वीजीएस लगा दिया है, एक डीसी सप्लाई लगा दिया है, ठीक है। इसको एक अच्छी बायसिंग टेक्निक कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये, अब मैं ज़रा मूव करूँगी बाइसिंग टेक्निक्स पे, ठीक है। फिर हम इन टॉपिक्स पे वापस आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये पेज नंबर 306 पे जो है वो बाइसिंग टेक्निक्स डिस्कस की गई हैं मॉसफेट की, ठीक है। अब भाई मैंने कहा कि ये जो वीजीएस वाली टेक्निक है, ठीक है, ये कुछ अच्छी टेक्निक कंसिडर नहीं की जाती। उसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि भाई करंट की इक्वेशन जो हम अभी ऊपर देख रहे थे, सही है, दैट इज के एन की जगह मैंने म्यू एन कॉक्स डब्ल्यू ओवर एल, आपको पता है ये फैक्टर के एन के बराबर होता है पूरा, ठीक है। हम अगर करंट की इक्वेशन देखें तो आपके पास करंट किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, इसके एक करंट जो है वो आपके इन पैरामीटर्स पे भी डिपेंडेंट है, दैट इज कंस्ट्रक्टेड पैरामीटर्स। मतलब ये जो यू म्यू एन है, कॉक्स है, डब्ल्यू है, एल है, ये क्या है? ये पैरामीटर्स आपका मैन्युफैक्चरर जो है वो डिसाइड करता है, सही है। और हर डिवाइस के लिए, सही है, हर डिवाइस के लिए, हर वर्जन के लिए, सही है, ये पैरामीटर अलग अलग होते हैं, ठीक है। भाई एक ट्रांजिस्टर है, वो उसके लेंथ, उसकी विड्थ, उसकी लेंथ, उसका म्यू एन अलग है। दूसरा ट्रांजिस्टर दूसरे वर्जन का है, उसमें जो है वो लेंथ, उसमें उसकी कंस्ट्रक्शन अलग तरीके से है, उसकी लेंथ अलग है, विड्थ अलग है, ठीक है। तो हर ट्रांजिस्टर के लिए ये तीन पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और ज़ाहिर है वो आपको मैन्युफैक्चरर बताता है, ये उसके कंट्रोल में होते हैं कि ये तीन पैरामीटर्स, ये जो पूरा बेसिकली ये है के एन की जो वैल्यू है ये क्या होगी, ठीक है। तो होता ये है कि भाई समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर हम दो डिवाइस का रिस्पॉन्स कंपेयर करें, इस ग्राफ में आपको बताया हुआ है, ठीक है, कि फॉर सपोज मैंने एक फिक्स वीजीएस लिया, ठीक है। एक डिवाइस का ग्राफ ऐसा है, ठीक है, एक डिवाइस का ग्राफ ये रहा, सही। डिवाइस वन का ग्राफ ये रहा, सॉरी फॉर द ड्राइंग, दिस इज ग्राफ वन, ठीक है, डिवाइस वन, और दिस इज फॉर डिवाइस टू, ठीक है। अब आप इसमें नोटिस करो कि जब मैंने VGS सिलेक्ट की, ठीक है, VGS मैंने सिलेक्ट किया, तो एक डिवाइस के लिए तो आपके पास VGS की वैल्यू जो है वो, उससे करंट इतना कम आ रहा है, ठीक है। और दूसरी डिवाइस में उसी VGS की वैल्यू पे आपके पास इतना ज़्यादा करंट आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये अलग अलग डिवाइस पे इसका रिस्पॉन्स एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हो जाता है, ठीक है। आपके पास उसके वर्जन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक डिवाइस से आपके पास आउटपुट, एक डिवाइस पे मैंने वही VGS सिलेक्ट किया, ठीक है, तो आउटपुट पे करंट इतना कम आ रहा है, और दूसरी डिवाइस पे वही VGS सिलेक्ट करने से करंट इतना ज़्यादा आ रहा है। इस वजह से हम इसको कंसिडर करते हैं कि भाई ये अच्छी टेक्निक नहीं मानी जाती आपकी। बिकॉज अच्छी टेक्निक क्यों नहीं मानी जाती? क्योंकि आपके पास मतलब दोनों डिवाइसेस के हिसाब से, सही है, दोनों डिवाइसेस के हिसाब से आपके पास आउटपुट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम इसको कंसिडर नहीं करते कि भाई ये VGS
क्योंकि आपके पास जो आउटपुट करंट की वैल्यू है, आपने ग्राफ से भी देखा और आपने इक्वेशन से भी देखा कि आउटपुट करंट की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इन वैल्यूज़ पे, जो कि आपके इन पैरामीटर्स पे, जो कि आपके मैन्युफैक्चरिंग पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ये जो आपके पास थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस है, ऑक्साइड कैपेसिटेंस है, ठीक है, लेंथ है, विड्थ है, इन सारी चीज़ों पे जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। सही है, तो दैट्स व्हाई वी डू नॉट कंसिडर दिस फिक्स बाइस्ड VGS टेक्निक अ गुड बाइसिंग टेक्निक। ठीक है, दिस इज नॉट अ गुड बाइसिंग टेक्निक। ठीक है, तो भाई अब कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या बाइसिंग टेक्निक यूज़ करें। ठीक है, ऐसा क्या हम फैक्टर यूज़ करें कि ना सिर्फ VGS पे डिपेंडेंसी हो, बल्कि हम ID को भी कंट्रोल कर पाएँ, हम इस करंट को भी कंट्रोल कर पाएँ। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए हमने क्या कहा भाई, इस मसले का हल निकालने के लिए कि भाई हम VGS को तो कंट्रोल कर ही रहे हैं, बल्कि हम उसके थ्रू आउटपुट करंट को भी कंट्रोल करें। ठीक है, तो उस मसले को रिजॉल्व करने के लिए क्या किया, हमने सोर्स पे एक अदद रेजिस्टेंस लगाई। ठीक है, अब हमने कहा कि भाई जो हमारा VG होगा, इनपुट वोल्टेजेस होगा, वो खाली VGS पे डिपेंडेंट नहीं होगा, बल्कि वो सोर्स रेजिस्टेंस पे भी डिपेंडेंट होगा। एज यू कैन सी हियर, ये जो सर्किट है, सर्किट नंबर A, इसको देखो। ठीक है, दिस वन। सही है, अब हमने क्या किया, हमने सोर्स पे भी एक रेजिस्टेंस लगा दी। तो अब जो हमारा VGS पे खाली डिपेंडेंसी नहीं होगी, अब हमारे पास यहाँ पे भी, पहले ये ग्राउंड था। ठीक है, पहले हमने इसको क्या किया हुआ था, ग्राउंड किया हुआ था, तो यहाँ पे कोई वोल्टेजेस ही नहीं आ रहे थे। लेकिन अब हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पे एक अदद रेजिस्टेंस लगा दिया, अब जाहिर है इस पे कोई ना कोई ड्रॉप आ रहा होगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ दिस करंट। ठीक है, तो इसका मतलब अब जो मेरे पास गेट वोल्टेजेस हैं, जो मेरे पास इनपुट वोल्टेजेस हैं, वो खाली VGS के बराबर नहीं है, बल्कि वो किसका सम है, वो VGS प्लस ID RS का सम है। ठीक है, अब मेरे पास जो इनपुट वोल्टेजेस हैं वो खाली VGS के बराबर नहीं है, बल्कि उसमें इस ID RS का भी फैक्टर मौजूद है। तो अब हमारी डिपेंडेंसी खाली VGS पे नहीं रही, अब उसको करंट को, जो मसला हमें यहाँ पे ग्राफ में आ रहा था कि एक ही VGS पे कम करंट आ रहा था, दूसरी डिवाइस के लिए ज़्यादा करंट आ रहा था, तो इस करंट को कंट्रोल करने के लिए अब हमारे पास एक फैक्टर मौजूद है, दैट इज RS। ठीक है, इस RS के थ्रू हम इस करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टेक्निक को यूज़ करते हुए आप जो है अपना सर्किट बाइस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर फिर आप इस टेक्निक को उसके अलावा जो आपके पास मज़ीद बाइसिंग टेक्निक्स होती हैं, क्योंकि आप ये BJTs में पढ़ चुके हो, तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली ही समझा रही हूँ कि आपके पास मज़ीद जो बाइसिंग टेक्निक्स होती हैं वो क्या होती हैं कि भाई हम अब इसका वोल्टेज डिवाइडर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सर्किट नंबर ये वाला सर्किट अगर आप देखें C। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, एक ही सप्लाई से, दैट इज VDD से एक वोल्टेज डिवाइडर बना लिया, और उस वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू हमने अपने हिसाब से VG को सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे मतलब हमें इससे फ़ायदा क्या होगा कि अब हमें दो सप्लाई नहीं चाहिए होगी। जैसे सर्किट नंबर A में, इस A सर्किट में हमें एक VG अलग चाहिए था और यहाँ पे VDD अलग चाहिए होता है। तो इस केस में हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग में हमारे पास उसी VDD से हम अपना वोल्टेज डिवाइडर यूज़ करते हुए वोल्टेज ड्रॉप करवा के हम अपना इनपुट वोल्टेजेस भी दे सकते हैं। ठीक है, तीसरी टेक्निक जो यहाँ पे डिस्कस की गई है, दैट इज कैप इसमें जो है वो एक कैपेसिटर लगाया हुआ है। ये कैपेसिटर लगाने का फ़ायदा क्या है, कपलिंग कैपेसिटर इसको हम कहते हैं। यहाँ पे देखो इनपुट पे कैपेसिटर लगा हुआ है। इस कपलिंग कैपेसिटर का फ़ायदा क्या है, इस कपलिंग कैपेसिटर का फ़ायदा ये है कि आपके पास अगर ये कैपेसिटर क्या करता है, DC कंपोनेंट को ब्लॉक करता है। ठीक है, तो अगर आपके पास इनपुट के साथ कोई भी DC वैल्यू है, सही है, कोई DC शिफ्ट है, DC कंपोनेंट है, तो इस ये कैपेसिटर उसको ब्लॉक कर देगा और आउटपुट पे आपके पास कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
वरना अगर यहाँ पे ये डीसी कंपोनेंट ऐड हो जाए तो ज़ाहिर है ये एम्पलीफायर, ये मॉसफेट उसको भी एम्पलीफाई कर देगा और आपके पास आउटपुट पे सही आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। तो एक और टेक्निक जो यूज़ की गई है दैट इज़ अ कपलिंग कैपेसिटर टेक्निक। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर इनपुट पे आपके पास, जब आप इनपुट दे रहे हो एक अदद एनालॉग सिग्नल, ठीक है, एसी सिग्नल आप इनपुट दे रहे हो, अगर इसमें कोई डीसी कंपोनेंट शामिल है तो ये आपके ये कपलिंग कैपेसिटर उसको ब्लॉक कर देगा और एसी को पास कर देगा, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास जो चौथी टेक्निक यूज़ की गई है कि अगर आपके पास दो पावर सप्लाईज मौजूद हो, ठीक है, ये सारी टेक्निक्स हम बीजेटी में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको आइडिया है कि अगर हमारे पास दो सप्लाईज हो तो हम किस तरीके से बाइसिंग कर सकते हैं। फिर हम वीडीडी माइनस, मतलब हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे सप्लाई दे सकते हैं। हमने यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दे दी और इसके लिए हमने यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई दे दी, ठीक है। तो इफ़ वी हैव टू पावर सप्लाईज, सही है, तो हम ये वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि हम वीडीडी प्रोवाइड कर लें और वीएसएस प्रोवाइड कर लें। इस वीएसएस और वीडीडी के थ्रू हम अपना वीजीएस ड्राइव कर सकते हैं, इनपुट वोल्टेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग दिस वीएसएस। क्योंकि ज़ाहिर है अब आरएस भी लगा हुआ है ना, आरएस भी हमारे पास एक कंट्रोलिंग पैरामीटर है। ज़ाहिर है वोल्ट इस इक्वेशन में, आरएस की इक्वेशन में इसका बी ए माइनस वी एस एस का भी फैक्टर आ रहा होगा, ठीक है। इसकी मज़ीद हम एग्जाम्पल्स करेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको मज़ीद ये बाइसिंग टेक्निक समझ में आ जाएगी। लेकिन ओवरऑल आपके पास जो डिस्कस की गई हैं वो 4 बाइसिंग टेक्निक्स यूज़ की गई हैं। एक बाइसिंग टेक्निक क्या है कि आपने सिंपल जो है वो एक आरएस लगा दिया इनपुट पे, ताकि आपका इनपुट आउट सोर्स पे, तो आपके पास इनपुट खाली किस पे, वीजीएस पे डिपेंडेंट नहीं रहा बल्कि वो आरएस पे भी डिपेंडेंट हो गया। उसके बाद हमने वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग यूज़ की, हमने कपलिंग कैपेसिटर बाइसिंग यूज़ की और फोर्थ वन हमने टू पावर सप्लाई बाइसिंग यूज़ की, ठीक है। ये सारी बातें जो मैंने थर्डली आपको बताई, ठीक है, समझाई, ये सारी बातें इस पूरे पैराग्राफ में मेंशन है, ठीक है। इसको एक दफ़ा पढ़ लेना। ये पूरे ये डिस्क्रिप्शन जो लिखी हुई है, यही सारी बातें जो मैंने आपको बोली, यही सारी बातें इसमें बताई हुई, एक्सप्लेन की गई हैं। आप पढ़ोगे तो आपको मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसकी न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में, अभी क्योंकि हमारे पास 2 ही मिनट रह गए हैं, ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट क्लास में फिर इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, ठीक है। तो हम देखेंगे मज़ीद कि ये बाइसिंग टेक्निक्स इम्प्लीमेंट किस तरीके से होती हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो पूछ लो मुझसे, डिस्कस कर लो। अनस महमूद, बेटा आपने बहुत लेट ज्वाइन किया, आखिर के 5 मिनट में ज्वाइन किया है, तो आपको रिकॉर्डेड सेशन जब आप देखेंगे आप मुझे बताएंगे तभी मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करूंगी। उसके अलावा किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लीजिए। सब कुछ समझ में आ गया? सवाल ना पूछने का मकसद दो होते हैं, एक तो ये होता है कि सब कुछ समझ में आ गया और दूसरा ये होता है कि कुछ भी समझ में नहीं आया। तो आप लोगों का कौन सा केस है, कुछ भी समझ में नहीं आता या सब कुछ समझ आ जाता है? हाँ भाई, अवाम, कुछ भी समझ में नहीं आता या सब कुछ समझ आ जाता है? सादिया, शुमाइला, सादैन, रमशा। चलो, ये तो मैं जब मिड के पेपर चेक करूंगी तो अंदाजा थोड़ा बहुत आ जाता है, थोड़ा बहुत आ जाता है। तो बेटा जो चीज़ें नहीं समझ में आया करें
वो एक तो सबसे पहले इंटरप्ट करके पूछ लिया करो। आप लोग देखो, जब तक सवाल नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। टीचर को ऑब्वियसली, टीचर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा होता है कि चीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लेन करे, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लिया करो। सेकेंडली ये कि कोशिश क्या करो कि ये जो, जाहिर है मैं देखो अब रीडिंग करके तो मैं नहीं बताऊंगी ना, ठीक है। मैं पैराग्राफ रीड नहीं कर रही होती, लेकिन जो बातें बुक में लिखी हैं मैं उसी को समराइज करके आपको बता रही होती हूँ, समझा रही होती हूँ, ठीक है। तो आप उसको भी थरोली रीड कर लिया करो, तो आपके कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और कोशिश क्या करो चीज़ों को समझने की। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों को, आप लोग सवाल नहीं करते तो मैं कंफ्यूज रहती हूँ, ठीक है। तो अगर कोई बात नहीं समझ में आया करे तो फील फ्री टू आस्क। मैं हमेशा क्वेश्चंस को एंटरटेन करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता कि बच्चा सवाल करे। सवाल करना अच्छी बात होती है। तो कोशिश किया करो कि कोई चीज़ भी कंफ्यूज करे तो मुझसे उसी टाइम पूछ लिया करो, ठीक है। बाकी चलो, इस लेक्चर को देखना, इसको पढ़ना, सही है। इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट क्लास में मज़ीद डिस्कस करेंगे। वीकेंड पे मैं असाइनमेंट अपलोड करूँगी जिसकी डेडलाइन अगले वीकेंड तक होगी। तो इसकी मज़ीद प्रैक्टिस भी करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मिक्स मिड का रिजल्ट बेटा नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, क्विज का भी नेक्स्ट वीक तक एक ही साथ अपलोड करूँगी सारी चीज़ें। क्विज वन तो मैंने चेक कर भी लिया था, वो मैंने अपलोड नहीं किया, एक ही साथ अपलोड कर दूंगी, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।